Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In the series of our cloning vectors, we will next discuss the another viral vector which is used as a cloning vector, that is the M13 phage. वायरस है, बैक्टीरियोफाज है, ये भी बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरियल वायरस है। लैम्बडा फाज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, यहाँ हम पढ़ेंगे M13 फाज के बारे में, क्योंकि ये भी एक डीएनए वायरस है तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जा सकता है। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा कि कैसे वायरस के डीएनए क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि वायरस जब नेचुरली इफेक्ट करेगा बैक्टीरिया को तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल वहां कॉपी करा रहा है। अगर हम फाज को मॉडिफाई कर दें तो मॉडिफाइड फाज के अंदर हमारा जीन जो हमने इंसर्ट करा है, तभी तो फाज मॉडिफाई हुआ, वो भी क्या करा पाएगा, अपनी कॉपी करा पाएगा। तो बस कंसेप्ट डिफरेंट है। लैम्बडा फाज एक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए रखता था अपने पास, जबकि M13 के पास सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये मान लीजिए सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। कैप्सिड भी बिल्कुल इसके ऊपर होता है, इसका प्रोटीन कोड भी। प्रोटीन कैप्सिड के जो मोनोमर्स होते हैं उनको कैप्सोमर्स कहते हैं। M13 कुछ इस तरह का दिखता है, ये कैप्सिड है ब्लू कलर से, और पिंक कलर में जो है इसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो मेन इसका डीएनए, इसको प्लस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि देखिए रेप्लिकेट भी करेगा तो दूसरा स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म में भी जा सकता है, RF फॉर्म बोलते हैं, उसमें ये खुद को डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर बना लेता है। रेप्लिकेटिव फॉर्म या इंटरमीडिएट सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म बोलते हैं इसको। डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकेटिव फॉर्म। तो ये जो डीएनए है इसका साइज एज कंपेयर टू द लैम्बडा फाज वेरी वेरी स्मॉल। लैम्बडा फाज 53 किलो बेस पेयर तक का हो सकता था, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नियरली 6.4 किलो बेस पेयर है। तो हालांकि अच्छी बात है, जेनेटिक मटेरियल छोटा है, लेकिन लिमिट भी फिर उसी अकॉर्डिंग छोटी होती है। ये मैक्सिमम जो है हमारा 15 या 20 किलो बेस पेयर कोई बियर कर पाएगा, तो इसमें भी लगभग 10 से 15 केबी का जीन इंसर्ट किया जा सकता है। यानी ये भी प्लाज्मिड की तरह नहीं है कि बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होगा, इवन नॉट कोसाइट्स की तरह है कि यहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, तो यहाँ कम जीन इंसर्ट कराया जा सकता है। लेकिन अच्छे ये इसलिए हैं क्योंकि जो है इजीली डिटेक्ट या इजीली इनकी सीक्वेंसिंग की जा सकती है, बहुत जल्दी ये कॉपी करते हैं, इजी मैकेनिज्म के थ्रू अपनी कॉपी करते हैं, इनको स्टोर अलग करके इनसे जीन लाइब्रेरी बना ली जाती है। ये लाइसोजेनिक है, बैक्टीरिया को बस्ट नहीं करते, किल नहीं करते बैक्टीरिया को। ठीक है, इकोलाई के अंदर एंटर करते हैं बैक्टीरियल सेक्स पिलाई से। ठीक है, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म जो है वो अलग है लैम्बडा फाज का और M13 का। ये बैक्टीरियल सेक्स पिलस जो होते हैं या पिलाई होते हैं, ठीक है, उनसे जो है एंटर करता है, एक प्रोटीन होता है जो परमिट करता है इनके ट्रांसफर को बिटवीन दी बैक्टीरियोफाज एंड दी वायरस। तो डीएनए जो इनके अंदर इंसर्ट हो जाएगा जब M13 यहाँ पर मान लीजिए होस्ट के साथ इन्फेक्ट कर रहा है, तो अपना जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल जो है ये इंसर्ट कर देते हैं। हालांकि ये डबल स्टैंडर्ड हो चुका होगा। इंसर्ट करने से पहले मैंने बताया RF फॉर्म में, रेप्लिकेटिव फॉर्म में ये आते हैं, तो ये अपने डीएनए को, ये सिंगल स्टैंडर्ड था तो डबल स्टैंडर्ड बना लेते हैं। इनका जो कोर डीएनए मेन उसको प्लस बोलते हैं, दूसरे को माइनस बोलते हैं। ठीक है, दो स्ट्रैंड होते हैं, केवल प्लस स्ट्रैंड नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ठीक है, जो प्लस स्ट्रैंड होता है केवल वही जो होता है नेक्स्ट पैकेजिंग में काम आएगा, प्लस स्ट्रैंड पैकेजिंग इनटू फाज। क्योंकि देखिए जब ये होस्ट में आ गए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, तो ये कॉपी तो कर रहे हैं अपनी, तो ये फाज भी बनाएंगे वापस, ये फाज बना लेंगे ऐसे। तो फाज जब ये बनाएंगे तो फाज तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही बनेगा ना भाई, डबल कैसे बन जाएगा, क्योंकि तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, केवल एक स्ट्रैंड जाता है। यानी एक स्ट्रैंड कोई भी जो है, मान लीजिए दो स्ट्रैंड थे, प्लस जो स्ट्रैंड है वो फाज फॉर्म में जाएगा, यानी वो प्रोटीन एक्वायर करेगा सिर्फ, तो ये सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा और ये इसका प्रोटीन, तो वापस से M13 बन जाएगा। तो होस्ट में एंटर करने से पहले रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। होस्ट के अंदर भी डबल स्टैंडर्ड रहेंगे, और जब नए फाज बनेंगे होस्ट के अंदर, नए M13 जब बनेंगे, ये मान लीजिए एक M13 है, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड है, तो केवल प्लस स्टैंड रहेगा। दिस इज द प्लस स्टैंड। नेगेटिव स्टैंड जो है वो पैकेजिंग में नहीं जाएगा।
ताकि वायरस जो है सेम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में बन सके। लाइसोजेनिक फेज होता है। सो M13 देखिए कैसे काम करता है। जो RF फॉर्म डीएनए, देखिए डीएनए जो है होस्ट के अंदर, M13 सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके बाहर प्रोटीन कोट होता है इसका। ये M13 है, लेकिन इसका ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो अंदर था, ये पहले रेप्लिकेशन के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है होस्ट के अंदर ही। ये कहलाती है RF फॉर्म। तो अभी होस्ट में ही हम है, यानी बाहर प्रोटीन कोट है, तो होस्ट को ही मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ इन कट लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी एक कट ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए इस एरिया में फ्रेगमेंट में कट लगाया गया। आई थिंक इट शुड ड्रॉ द फील्ड वन। यस, इतना कट लगा दिया RF फॉर्म में। देखो ध्यान रहे, जो कट लगाया है उससे कोई टुकड़ा बाहर नहीं निकला है। आई थिंक आई शुड चूज द ब्लू कलर। यस, ये कट जो लगाया है यहाँ पर, इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल था, तो ये सिंगल कट लगाया है। सिंगल कट की वजह से क्या है कि ये केवल अलग हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा, तो एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट से यहाँ कट लगाया। रेस्ट्रिक्शन साइट की वजह से थोड़े से खुल गए और आपस में एक दूसरे से दूर हो गए, तो अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट इज देयर। अब क्या होता है, फॉरेन जीन को भी हम काट कर लाए हैं, वही रेस्ट्रिक्शन साइट से काट कर लाए होंगे या वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे जो यहाँ यूज किया हमने। ठीक है, तो यहाँ उसको लाइगेट करा रहे हैं हम। मान लीजिए ये हमारा फॉरेन जीन था, तो इसका साइज रिड्यूस नहीं किया गया। साइज मान लीजिए इसका था 6.4 किलो बेस पेयर, तो लाकर इसमें जीन मान लीजिए डाल दिया 10 किलो बेस पेयर का सपोज। हालांकि इससे ज्यादा बड़ा होगा वो, तो इसको अलग वे में दिखाते हैं, लाइक दिस। ये हमारा वेक्टर था मान लीजिए, तो इसमें ड्रॉ करता हूं मैं साइज, आई शुड चूज द वाइट कलर, कुछ ऐसा। वेक्टर का ओरिजिनल पार्ट तो बहुत कम है और फॉरेन जीन ज्यादा डाला गया सिंगल कट के बाद, तो अकॉर्डिंगली 6 और 10 के कंपैरिजनली जो है 10 किलो बेस पेयर का मान लीजिए हमने जीन डाल दिया। तो इस तरह से कुछ मैं शो कर रहा हूँ इसको। अब ये मॉडिफाइड फाज है सारा। ठीक है, ये मॉडिफाइड M13 है। मॉडिफाइड कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हमने 10 किलो बेस पेयर का जीन भी इंसर्ट करा दिया है और 6 किलो बेस पेयर का इसका ओरिजिनल सीक्वेंस है। ये अब जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में ये M13 है, ये मानो आपका जीन है, उल्टा दिखा रहा हूं मैं, ये जीन है, बाकी M13 है। यहां ये अपनी कॉपीज बनाएगा। जब ये कॉपीज बनाएगा तो आपके जीन की भी कॉपीज बन रही हैं। अब जब ये कॉपीज बना रहा है, ठीक है, साथ ही साथ एक प्लस स्ट्रैंड है, एक माइनस स्ट्रैंड है अंदर, तो जब ये कोड करेगा तो प्लस स्ट्रैंड ऐसे जीन्स कोड करेगा जो प्रोटीन बनाएंगे। क्या प्रोटीन, क्या इसका कैप्सिड। लेकिन जब वो कैप्सिड बनाएंगे उससे पहले माइनस स्ट्रैंड जो है इसके अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा। केवल पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है वो जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंथेसिस के अंदर जाएंगे या पैकेजिंग में जाएंगे। इससे होगा क्या कि फिर से प्लस स्ट्रैंड जो है, अच्छा एक बात और ध्यान हमें रखनी है यहाँ पर कि हमारे यहाँ डबल स्ट्रैंड जब हमने इंसर्ट किया, ठीक है, तो जब कट में आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंसर्ट कर रहे हो, ये हमारा फॉरेन जीन है, यहाँ पर कट था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अवेलेबल है, तो सेम ओरिएंटेशन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि 50% स्ट्रैंड एक उसके साथ लिंक हुए, 50% एक इसके साथ लिंक हुए। ठीक है, फिर दूसरी बात, जो 50% अपर स्ट्रैंड से लिंक हो रहे हैं उसमें भी सेम ओरिएंटेशन होने की वजह से आप इधर भी लिंक कर सकते हैं, इधर भी लिंक कर सकते हैं, यानी कोई प्लस स्ट्रैंड है, क्योंकि प्लस स्ट्रैंड ही जाएगा ना सिंथेसिस में। तो प्लस स्ट्रैंड पर भी जो हमारे डीएनए लिंक हुए उसमें 50% जो डीएनए है वो इस ओरिएंटेशन से लिंक होते हैं, दूसरे इधर से लिंक होते हैं। इससे होगा क्या कि पैक होके जितने भी डीएनए बनेंगे, पैक होकर जितने भी डीएनए बनेंगे उनमें 50% ओरिएंटेशन मान ली इधर लिंक हुआ है, तो 50% पर एक स्ट्रैंड होगा, दूसरे 50% पर दूसरा स्ट्रैंड होगा। यानी आपके फॉरेन जीन का एक स्ट्रैंड नए 50% वायरसेस में होगा और दूसरा स्ट्रैंड नए 50% वायरसेस में होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेन जीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनका ओरिएंटेशन सेम रहता है, तो प्लस स्ट्रैंड पर एक स्ट्रैंड भी और दूसरा स्ट्रैंड भी दोनों लिंक होते हैं प्लस पर ही, माइनस पर नहीं होंगे भाई। ठीक है, केवल प्लस पर ही लिंक होंगे,
और प्लस पर भी ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकती है, एक तरफ इधर से भी लिंक हो सकता है, इधर से भी, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन रहेगा। तो उसकी वजह से 50% वायरस जो होंगे उनमें एक स्ट्रैंड होगा और बचे हुए नए 50% वायरस में दूसरा स्ट्रैंड होगा, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रैंड तो इनहेरिटेंस कर ही नहीं पाएगा, केवल प्लस स्ट्रैंड ही जा पाएगा। तो प्लस स्ट्रैंड जाने से भी जो नए वायरस बने जितने भी, उनमें भी 50% जो है उनमें एक अपर स्ट्रैंड होगा, दूसरा कौन सा होगा, लोअर स्ट्रैंड फॉरेन जीन का। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द M13 वायरस। M13 कोई नुकसान नहीं पहुंचाता अपने होस्ट को और इजीली सीक्वेंस किया जा सकता है, इजीली ट्रांसफॉर्म करा देता है, क्योंकि एज ए नेचुरल बैक्टीरियोफाज वायरस इट कैन क्लोन इट्स डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी। तो ये तो था M13 का कंसेप्ट। M13 के कंसेप्ट पर ही बेस है, जैसे कॉस्मिड था ऐसे ही फेजमिड भी एक आर्टिफिशियल वेक्टर है। फेजमिड फेजमिड जो होता है वो एक फाज, जैसे कि M13 फाज, उससे बनाया जाता है प्लस प्लाज्मिड से। हालांकि कुछ और भी फाज हो सकते हैं, जैसे कि FD, जैसे कि F1, बट मेनली M13 बेस्ड फाज है फेजमिड, जिसमें प्लाज्मिड लिया जाता है। ठीक है, कॉस्मिड में कॉस साइट्स लेते थे, यानी वो लैम्डा फाज पर बेस्ड था। इसमें जो है हम प्लाज्मिड ले रहे हैं पर्टिकुलर, सॉरी, इसमें हम जो है फाज ले रहे हैं M13 और उसके साथ प्लाज्मिड ले रहे हैं, जैसे कि PBR 322, जैसे कि कॉल E1, और जो क्लोनिंग वेक्टर डिजाइन कर रहे हैं वो फेजमिड कहलाएगा। तो फेजमिड बेस है M13 फाज पर। तो फेजमिड में देखिए क्या किया जाता है। फेजमिड में एक प्लाज्मिड डिजाइन कर लिया, मान लीजिए PBR 322 है या नियरली 4.5 किलो बेस पेयर का एक प्लाज्मिड है। इस पर वही सब है, ORI है प्लाज्मिड से, इस पर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट रीजन है, इस पर MCS है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। ठीक है, और इस पर जो है, क्योंकि ये फेजमिड है ना, तो इस पर फेज का भी जीनोम हमें लाना पड़ेगा। अब फेज क्या है हमारा, M13 का ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर, नियरली 6.4 किलो बेस पेयर का। इसका वो पार्ट हम लाएंगे, देखिए फाज का वो डीएनए हम लाएं जो काम का हो। काम का मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका वो हिस्सा लाएं जो वायरस बैक्टीरिया में जाकर प्रोटीन कोट बना ले अपना, क्योंकि बाकी सब चीजें ORI वगैरह तो हम क्या कर रहे हैं, वो तो हम यहाँ से भी ले रहे हैं प्लाज्मिड से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टुकड़ा उठाते हैं, वो टुकड़ा जिसके पास ORI हो या तो या प्रोटीन कोट हो, मेन तो प्रोटीन कोट है, वो टुकड़ा हमने यहाँ इंसर्ट करा दिया, मान लीजिए वो रहा मान लीजिए 1 से 2 KB का, तो ये 6 से 7 KB का फेजमिड डिजाइन हो गया। फेजमिड बेहतर क्लोनिंग वेक्टर है एज कंपेयर टू M13। M13 का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 10 से 12 KB 15 KB, इससे ज्यादा का जीन इंसर्ट नहीं करा सकते। जबकि इस क्लोनिंग वेक्टर में, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, M13 की भी प्रॉपर्टी है और प्लाज्मिड की भी प्रॉपर्टी है, इसमें आप ज्यादा इंसर्ट करा सकते हैं फेजमिड के अंदर जीन साइज। ठीक है, उसका भी क्या रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होता है, इसको इन्फेक्ट कराया जाता है, ये हमारा मॉडिफाइड जो है फाज है। फाज मॉडिफाई कैसे करा हमने, ये जो आपका प्लाज्मिड था प्लस फाज का डीएनए था, तो इस डीएनए को हमने होस्ट के अंदर इंसर्ट करा दिया फाज के ही माध्यम से। M13 फाज अपने अंदर 12 से 13 KBP डीएनए तो ले सकता था, क्योंकि नेचुरली 6 KB का तो उसके अंदर है ही ऑलरेडी, और उसके अंदर हम 15 से 20 KB और भी डालते हैं, तो 15-20 KB इतना जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट बियर कर सकता है। तो ये जो हमने मॉडिफाइड डीएनए बनाया, ये अभी फाज के अंदर ही, M13 फाज के अंदर। अब M13 फाज करेगा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट। M13 आ गया, ये उसका प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड तो हट जाता है, जेनेटिक मटेरियल आएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या है, फेजमिड। अब देखिए फेजमिड के साथ हम हमारा जेनेटिक मटेरियल जो हमारा फॉरेन जीन उसको डालकर भेजेंगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट फेजमिड नहीं दिखाऊंगा, अपडेट करना चाहूंगा खुद को। जब M13 ला रहे हैं ना मॉडिफाइड फेज, तो हम उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट कर रहे हैं ऑल दो। सो M13 होस्ट के अंदर आ रहा है। देखिए M13 का जो जीनोम है वो है सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, उसमें हम हमारा फॉरेन जीन में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या है, हम मदद लेंगे प्लाज्मिड की ही। ठीक है, क्योंकि हमने RDM जो बनाया वो प्लाज्मिड प्लस M13 से बनाया है।
तो एक्चुअली करा क्या जाता है, M13 का जो खुद का डीएनए था 6.4 किलो बेस पेयर, उस पर बहुत सी चीजें थी, ORI भी थी, ठीक है, उस पर वो प्रोटीन भी थे, उस पर वो जीन भी थे जो प्रोटीन को कोड करेंगे। तो हमने क्या किया, M13 के मेन जीनोम का मैक्सिमम रीजन डिलीट कर दिया, मैक्सिमम रीजन, ORI भी डिलीट कर दिया, हो सकता है हमने वो प्रोटीन भी, जीन भी डिलीट कर दिया जो प्रोटीन कोड करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि मान लीजिए बहुत छोटा कर दिया, 1 kbp का कर दिया, ठीक है, और प्लाज्मिड हार्डली 4 kbp का है। तो प्लाज्मिड प्लस खुद फाज का भी जीनोम अगर मिला लिया जाए तो छोटा साइज कर दिया जाता है, 5 किलो बेस पेयर मान लीजिए साइज कर दिया, जबकि M13 का खुद का 6 बेस पेयर का था। तो देखो होस्ट के अंदर मान लो M13 जो है बीइंग अ वायरस, मान लो वो 15 kbps बियर कर सकता है, तो अब हम 10 kb का जो है जीन इंसर्ट करा लेंगे आराम से। तो वो सब काम करने के बाद, जीन इंसर्ट कराने के बाद, खुद M13 का जीनोम छोटा करने के बाद, और प्लाज्मिड का टुकड़ा डालने के बाद वो मॉडिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट अंदर आएगा इस तरह से। ये है RDM, ये आ गया ई कोलाई के अंदर। अब ये यहां पर अपनी कॉपीज कैसे बनाए, क्योंकि इसके पास ORI वगैरह तो है, लेकिन इसके पास सॉरी कैप्सिड कैसे बनाए, बीइंग अ वायरस इसको जो है कैप्सिड बताना है, लेकिन कैप्सिड वाले जीन हमने हटा दिए थे। तो यहां पर क्या है, और M13 से इन्फेक्ट कराया जाता है, एक और M13 से, दो की मदद ली जाती है। एक M13 का तो हमने जेनेटिक मटेरियल लिया, उसमें हमने प्लाज्मिड डाला ताकि वो फेजमिड बन जाए, फिर फेजमिड बीइंग अ क्लोनिंग वेक्टर, उसमें हमने हमारा क्लोनिंग, हमारा फॉरेन जीन डाला, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल बना वो RDM बना जिसमें हमारा फॉरेन जीन है, ठीक है। जब हम दूसरे M13 से इसको इन्फेक्ट कराएंगे तो ये कहलाएगा सुपर इन्फेक्टेड सेल, सुपर इन्फेक्टेड सेल। तो हम क्या कराते हैं, सुपर इन्फेक्शन कराते हैं। अब सुपर इन्फेक्शन जब होगा या दूसरा M13 आ जाएगा तो उस M13 का जीन यूज कराया जाएगा, इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन कराएंगे, उसके जीन यूज करके प्रोटीन कोड बना लिया जाएगा, ठीक है। तो एक नया ई कोलाई के अंदर एक नया डीएनए प्रोड्यूस होगा, सर्कुलर डीएनए, ये रिकॉम्बिनेशन से, जिसके अंदर हमारा फॉरेन जीन भी है लाइक दिस, ठीक है। दूसरी बात, जो कोट भी बना सकता है, कोट बनाने वाले जीन दिए सुपर इन्फेक्टेड M13 ने जो बाद में आया था, ठीक है, और हमारा फॉरेन जीन लेकर आया वो M13 जिसको हमने एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज किया। तो फेज मिड में फिर से रिपीट कर रहा हूं सो दैट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, देयर वाज सम मिसलीडिंग दैट आई एम गोइंग टू क्लियर, कि फेज मिड के अंदर जो है 6 kb का जीन था नेचुरली M13 के अंदर, 6 किलो बेस पेयर का। तो इसके मैक्सिमम रीजन हटा दिए गए, मान लीजिए इसको 1 किलो बेस पेयर छोड़ दिया गया, फिर इसमें प्लाज्मिड डाला गया 3 से 4 kb का प्लाज्मिड, ये जनरली बन गया 5 किलो बेस पेयर का। मानो M13 की मैक्सिमम लिमिट है 20 kb, तो इसमें हम 15 kb का जीन इंसर्ट कर पाएंगे। वो 20 kbp का मॉलिक्यूल जिसके अंदर फॉरेन जीन भी है और ये फेजमिड भी है, फेजमिड का मतलब फाज प्लस प्लाज्मिड, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों से हमने डीएनए लिए हैं, उसको फिर हम ला रहे हैं होस्ट में। होस्ट में आने के बाद ये RDM अपना कोट नहीं बना सकता, कॉपी तो कर रहा है अनडाउटेडली, बट कोट बनाने के लिए एक और M13 से इन्फेक्ट कराना पड़ा, उस M13 के डीएनए पर वो जीन्स थे जो इनका कोट बना पाएंगे, तो उन्होंने इसका कोट बना दिया। तो विद क्लोनिंग M13 भी बन गया सिंगल स्टैंडर्ड और हमारा जीन भी कॉपी हो गया, उन M13 से हम जीन लाइब्रेरी बना लेंगे बाहर निकाल कर। तो ये कहलाता है प्लाज्मिड। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड लैम्बडा फेज एंड कॉस्मिड, हियर वी हैव डिस्कस्ड फेजमिड एंड द M13। फेजमिड इज आल्सो बेस्ड ऑन द M13 क्लोनिंग वेक्टर। कुछ और क्लोनिंग वेक्टर बचते हैं, अदरवाइज दे आर द इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज यही इंपॉर्टेंट थे। कुछ होते हैं जैसे शटल वेक्टर, वो क्लोनिंग वेक्टर जिनको एक से ज्यादा होस्ट में यूज किया जा सकता है। जैसे क्लोनिंग वेक्टर कुछ ऐसे हैं जिनको हम यीस्ट में भी यूज करते हैं, सैक्रोमाइस सेरेवेसी में, और ई कोलाई में भी यूज करते हैं, तो उनको हम कहते हैं शटल वेक्टर्स, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में यूज किए जा सकते हैं। सिमिलरली इसका एग्जांपल यीस्ट शटल वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली एक होते हैं बाइनरी वेक्टर्स, ये हम एग्रोबैक्टीरियम में भी पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी लेक्चर पढ़ाया हुआ है एक एग्रोबैक्टीरियम पर, वहां आप देख सकते हैं। बाइनरी वेक्टर का मतलब है जब एक होस्ट के लिए हमें दो वेक्टर्स का यूज करना पड़े सेम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से, यानी जब दो वेक्टर यूज करने पड़े इंसर्शन कराने के लिए, एक इंसर्शन के लिए एक रेप्लिकेशन के लिए हो सकता है, तो वो कहलाती है बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी, कि दो वेक्टर आप यूज कर रहे हैं। शटल वेक्टर में दो होस्ट होते हैं, एक ही वेक्टर सिंगल वेक्टर कैन बी यूज्ड इन टू होस्ट, बट यहां दो, एक होस्ट है और दो क्लोनिंग वेक्टर हैं बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी में। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, अलग अलग तरह के क्लोनिंग वेक्टर हैं। प्लांट के लिए एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम, उसके अंदर एक स्पेशल प्लाज्मिड होता है TI प्लाज्मिड,
उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। तो उसके बारे में मैंने सेपरेटली पढ़ाया हुआ है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। और ह्यूमंस के लिए, हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का जीन बहुत छोटा है। फॉरेन जीन जब हम इंसर्ट करते हैं, तो ह्यूमन के फॉरेन जीन जब इंसर्ट करने हो या किसी मैमल पर करना हो, तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स डिजाइन करने पड़ते हैं, जिन पर हमें अपनी मर्जी से पहले हमें डीएनए फ्रेगमेंट लेना होता है, फिर हमें उस पर मार्कर जीन्स डिजाइन करने हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स बनानी है, उस पर ओआरआई जरूर होना चाहिए, और वो सभी क्राइटेरिया जो एक क्लोनिंग वेक्टर में होनी चाहिए वो डिजाइन करने पड़ते हैं। तो मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, MAC, ठीक है। ऐसे ही जो है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो इस तरह के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी होते हैं जिनको यूज किया जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो सकते हैं, अलग अलग साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स या इंसर्ट साइज उनके हो सकते हैं। तो M13 में, प्लाज्मिड में या लैम्डा फाज में, कॉस्मिड में, इनमें जनरली 20-30 केबी मैक्सिमम इतना इंसर्ट किया जा सकता है, जबकि जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होते हैं उनमें 2000 केबी तक के जीन भी इंसर्ट कराए जा सकते हैं। So this is all about the cloning vectors in detail. So you can study in the video notes. If you in the videos, if you want the notes, you can mail me at thebotanyyash@gmail.com. Thank you very much. Have a good time.